अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। साबिक डीजी एसआई जनरल फैज हमीद समेत 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान और अडियाला जेल में तैनात रहने वाले पुलिस हुक्काम की गिरफ्तारियों और तहवील में लिए जाने के बाद जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द दोबारा घेरा तंग होता नजर आ रहा है, वहीं पार्टी में एक बार फिर सियासी इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे हैं। पार्टी रहनुमा एक दूसरे पर करप्शन और पार्टी को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम लगा रहे हैं। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जारी इस सियासी कशमकश के दौरान आज एक दिलचस्प पेशरफ सामने आई है, क्योंकि आज पार्टी में दोबारा शेर अफजल मरवत की वापसी हो गई है। वही शेर अफजल मरवत जिन्होंने कुछ रोज पहले इमरान खान पर अपनी बेतौकीरी का इल्जाम लगाया था। पानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी की मौजूदा हालात का जिम्मेदार तक ठहराया था, जिसके बाद कुछ ही दिनों पहले उन्हें पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका था। वो आज इमरान खान से मुलाकात के बाद दोबारा पार्टी के रहनुमा के तौर पर सामने आ गए हैं और उन्हें पानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। शेर अफजल मरवत ने इमरान खान से मुलाकात के बाद मजीद क्या कहा वो आपके सामने रखेंगे, मगर पहले बात करते हैं इमरान खान की, जिन्होंने आज अडियाला जेल में साफियों से गुफ्तगू में एस्टैब्लिशमेंट दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्स अकाउंट पर जारी बयान के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि वो एस्टैब्लिशमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप फ्रॉड लोगों को बिठाकर मुल्क और इदारों को तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए मुल्क को तबाह किया जा रहा है। अदालत जब आइन के मुताबिक फैसला करे तो हुकूमत नहीं मानती, फिर सरमायाकारी कैसे आएगी? ये सब कुछ चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन और 2/3 अक्सरियत के लिए किया जा रहा है। काजी फाइज ईसा ने हमारी मजीद 3 विकेटें गिरा दी हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब तक $500 मिलियन का नुकसान हो गया है। ऐसी सूरत हाल में सरमायाकारी कहां से आएगी? मुल्क पहले ही बदतरीन माशी बदहाली का शिकार है। सोशल मीडिया अवामी आवाज है, इस पर पाबंदी ना लगाई जाए। इसके अलावा आज इमरान खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से 2 रोज पहले एक केस की समाअत के दौरान 190 मिलियन पाउंड केस का तस्करा करने पर चीफ जस्टिस पर तनकीद करते हुए कहा कि जेर समाअत रेफरेंस पर चीफ जस्टिस कैसे रिमार्क्स दे सकते हैं। हम समझते हैं चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देकर उस जज को वाज़ेह पैगाम दिया है। जबकि इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने भी आज अडियाला जेल के बाहर साफियों से गुफ्तगू में यही बात दोहराते हुए कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2 रोज पहले 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक रिमार्क्स देकर इमरान खान को सजा सुना दी है और अब अगले हफ्ते तक जज नासिर जावेद राना भी इमरान खान को सजा सुना देंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी इस वक्त जेल में क्यों हैं? इमरान खान और बुशरा बीबी अंडर ट्रायल क्यों हैं? और उनके ऊपर जो काजी फाइज ईसा ने परसों रिमार्क्स दिए, असल में उन्होंने इमरान खान की कन्विक्शन कर दी और अब जो यहाँ जज बैठे हुए हैं नासिर जावेद, ये सिर्फ इनका काम है इस वक्त कि जो चीफ जस्टिस ने ऑर्डर कर दिया है परसों, अब इन्होंने, आपको मैं ये बता दूं कि जल्द अज जल्द ये जो यहाँ पे जज बैठा हुआ है ट्रायल जज, ये इमरान खान को कन्विक्ट कर देंगे और हमारा ख्याल है कि जो आने वाला हफ्ता है इसके अंदर इमरान खान के ऊपर कन्विक्शन डाल दी जाएगी। अलीमा खान अगले हफ्ते 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में भी इमरान खान को सजा होने का खदशा जाहिर कर रही है। मगर ताजुब की बात यह है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में पार्टी के वकला ने जो ब्रीफिंग दी है, उसके बाद कोर कमेटी ने इस बात का इम्कान जाहिर किया है कि अगले माह तक इमरान खान के खिलाफ तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अब तक 35 गवाहान ने बयानात कलमबंद और 34 पर जरा मुकम्मल हो चुकी है। जबकि आज रावलपिंडी की एहतसाब अदालत में तफ्तीशी अफसर डिप्टी डायरेक्टर मियां उमर नदीम के बयान पर भी जरा होनी थी, मगर वकील सफाई की जानिब से समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की वजह से छठी मरतबा जरा मुकम्मल नहीं हो सकी। समाअत के दौरान वकला सफाई ने कहा कि नैब बोर्ड मीटिंग के मिनट्स की कॉपी की फरामी से मुतल्लिक हमारी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है, इसलिए समाअत मुलतवी की जाए, जिस पर अदालत ने समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। अहम बात यह कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने 190 मिलियन पाउंड केस रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि नैब के 343वीं एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में केस बंद करने की मंजूरी दी गई थी, मगर ट्रायल कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिस पर आज अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और अब जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पीर को समाअत करेंगे। इसलिए अब ये देखना होगा कि इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जरिए इस केस का ट्रायल रुकवाने में कामयाब होंगे या अगले हफ्ते तक इस केस में भी उन्हें सजा हो जाएगी, जिसका खदशा अलीमा खान ने जाहिर किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी मुश्किलात के अलावा इमरान खान की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में फ़ौज के साबिक और पुलिस के मुख्तलिफ अफसरान को गिरफ्तार किया गया है और इससे इमरान खान की जो मुश्किलात है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ज़राए के मुताबिक इसी इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत रहने वाले साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल जफ़र इकबाल तो आज घर पहुँच गए हैं, मगर साबिक सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम अभी तक लापता हैं,
जबकि वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने आज मुबैना फैज नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन से मुतल्लिक मजीद गिरफ्तारियों का दावा किया है। वजीर इत्तलात अता तारर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि साकिब हो या निसार हो, जो भी हो, जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद मामलात आगे बढ़ेंगे। मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफरत की सियासत की, और उन्होंने इन लोगों के साथ गठजोड़ करके, इन लोगों के साथ मिलाप करके इस मुल्क में बदअमनी फैलाने की, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो इस तमाम जो ये साजिशें हो रही थी मुल्क की सालमियत के खिलाफ, मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए, ये तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान नियाजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज़ और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे, और बाकी अफसरान का और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। और देखिए ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो, कोई निसार हो, ये मामलात आगे चलेंगे, शफाफियत के साथ चलने हैं। वफाकी वजीर इत्तलात कह रहे थे कि इमरान खान तमाम साजिशों के सरगना है और जनरल फैज उनके साथी सहूलतकार थे। यानी एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों में मजीद सख्तियों का सामना करना पड़ सकता है, इसी दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर चौधरी असगर के ओहदे से बरतरफी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर हम्माद अजहर मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में बदउनवानी के इल्ज़ाम में साबिक वजीर शकील खान को ओहदे से हटाए जाने पर पार्टी रहनुमा आतिफ खान और जुनेद अकरम बरहम है। मगर से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोनों को पैगाम दिया है कि वो मामला को अवाम में ना लेके जाएं, एंटी करप्शन कमेटी से मिले, एंटी करप्शन कमेटी से मिलकर देखें कि उन्होंने ये कदम क्यों उठाया था। पार्टी में इन्हीं इख्तलाफात के दौरान आज इमरान खान और शेर अफजल मरवत के दरमियान इख्तलाफात खत्म होने की पेशरफ भी सामने आई है। शेर अफजल मरवत ने आज अडियाला जेल में इमरान खान से गुफ्तगू के बाद बताया कि इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर के सामने उन्हें 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी सौंप दी है। अब एनओसी मिले या ना मिले, जलसा जरूर करेंगे। आज तकरीबन 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात हुई। खान साहब ने मुझे देख के मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया, और इसके बाद जो है खान साहब से मैंने गिले किए तो कुछ आले दिल उनको बताया, कुछ खान ने गिले किए। तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है, इख्तलाफात थे जो आज से ख़त्म हो गए। मेरे मुँह से इन लोगों के लिए आप अब कोई बात नहीं सुनी। खान साहब ने, बैरिस्टर गौर साहब और नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद थे। खान ने जो है बाकायदा तौर पे मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम जिम्मेदारी सौंपी है और साथ ही साथ मुल्क भर में एहतजाज की जिम्मेदारी सौंपी है। मैंने खान को बताया कि कौम निकलने के लिए तैयार है, बस आप जिम्मेदारी मुझे दे दें, नताइज जो भी होंगे वो जिम्मेदारी हम पे पड़ेगी। पार्टी में मुझे किसी ने निकाला ही नहीं था, मैं वो नोटिफिकेशन जेल ही था यार। हम लाहौर में जाएंगे और लाखों की तादाद में जाएंगे, जिसने गिरफ्तार करना है कर लें। 22 अगस्त को यहाँ पे खान ने जलसा दिया, एनओसी नहीं देते हैं, खुल के बता रहा हूँ कि हम फिर भी जलसा करेंगे। जलसे, जुलूस, स्ट्रेटेजी वो अब हम बनाएंगे, क्योंकि कल को अगर कोई 9 मई होती है तो इल्ज़ाम खान पे न धरा जाए कि खान के लिए हम जिम्मेदार होंगे किसी 9 मई के। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब, जिनकी पिछले कुछ महीनों से पीटीआई के दीगर लीडर्स के साथ नाराजगियां थी, बल्कि बानी पीटीआई के हवाले से भी नाराजगियां थी, लेकिन आज वो दूर हो चुकी हैं क्योंकि 3 महीने बाद उनकी आज इमरान खान से मुलाकात हुई अडियाला जेल में। बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तमाम तर गिले शिकवे जो थे बानी पीटीआई से या पीटीआई के दूसरे रहनुमाओं से, वो आज दूर हो गए मुलाकात के बाद? जी बहुत शुक्रिया जी, बस मिलने की देर थी, गिले शिकवे सारे खत्म हो गए। तो क्या बातचीत हुई वहां पर? मैंने अपना जो बीती है वो खान को गोशगुजार की, मैंने गिले किए और जवाब में खान ने गिला किया कि मैंने उनका कहा नहीं माना कि जो पार्टी के इख्तलाफात पे मीडिया पे बात की। और बहरहाल बस मिलने की देर थी, खान साहब बड़े प्यार शफकत से पेश थे और मेरे गिलों को भी उसने काफ़ी वजनी करार दिया। तो बहरहाल ये है कि मसले मसाइल सारे ख़त्म हो गए। सही, क्योंकि आपके गिले कुछ रहनुमाओं से तो थे पार्टी के, लेकिन इमरान खान से भी थे। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी बेतौकीरी हुई, मुझसे ज्यादती हुई, और आपने कहा पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि वो ताखीर कर रहे हैं इमरान खान ये फैसला करने में कि लोगों को सड़कों पर निकलना चाहिए। उस हवाले से फिर आपके जो गिले शिकवे थे वो भी दूर हो गए? मेरे पार्टी के रहनुमाओं से कोई गिले नहीं थे, मेरे गिले थे ही खान साहब से, क्योंकि मैं तो खान साहब को इल्म था हमारी जद्दोजहद का 1.5 साल से या 2 साल से जो भी किया था,
और खान साहब और खान साहब के कास के लिए लड़ाई लड़ी थी या जद्दोजहद की थी, तो लिहाजा मेरा गिला तो खान साहब से बनता था। बाकी मेरा किसी से कोई इतना टुक रहा है, न कोई मरासम थे, न मेरे उनसे कोई गिले लेने देने का कोई ताल्लुक था। सही। तो उस हवाले से फिर खान साहब ने क्या कहा जब आपने कहा कि आपको लगता है कि ज्यादती हुई, आपके साथ बेतौकीरी हुई और स्ट्रैटेजी से भी आपको इख्तलाफ थे, तो खान साहब ने कैसे आपको उस पर मुतमईन किया है? मैंने खान साहब को सारा जो मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो सब कुछ मैंने बताया, और जो भी मेरी शिकायत थी वो सब उनको गुजार की है, और जिसमें खान साहब कायल भी हुई है कि वाकई बहुत सारी चीजें उनको सही तौर पे नहीं की गई थी। बहरहाल उनकी शफकत यही काफी था कि खान साहब ने गले लगाया आज, और मुझे कहा कि अगर कोई आइंदा कोई ऐसी बात हो, कोई पार्टी लीडर मेरे हवाले से मीडिया पे कोई बात करे, तो उन्होंने कहा जवाब न दे बल्कि मुझे बताया करें। अच्छा, आप कह रहे हैं खान साहब ने आपको गले लगाया? जी हाँ। अच्छा, मुझे याद है जब आपका गौर खान साहब से आपकी थोड़ी सी नाराजगी हुई थी, तो मेरे शो पे आपने कहा था कि आप उनको मना लेंगे, और फिर वो हमने तस्वीर भी देखी थी कि आपने उनको बोसा देके मनाया था। तो आज गले लगा के काम हो गया या बोसे वोसे देने पड़े एक दूसरे को? खान साहब जो है ना, एक हमने उनके हाथ का बोसा लिया था जब वो अटक जेल में थे। हाँ। लेकिन आज खान साहब मेरे कान में काफी टाइम तक बोलते रहे, और एन उनके जो लब थे वो बिल्कुल कान और गाल के साथ तकरीबन, तो वो मुझे बड़ी खुशी हुई कि खान साहब जो हैं, और काफी देर तक हम वो कुसर करते रहे, वही कुसर जिस पे जो है वो डिप्टी सुपरडेंट अकरम जो है वो शायद गिरफ्तार हुआ है, संगीन जुर्म हुआ था। अच्छा, मतलब इतना कान में आके वो सरगोशियां कर रहे थे कि लब छूने ही वाले थे आपको? खान है मेरे, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो मेरे नजदीक थे इतने। अच्छा, और वो सरगोशियों में डिप्टी सुपरिटेंडेंट के हवाले से बात कर रहे थे आपसे? नहीं, हमने सरगोशियों में वो बातें की जो मैं नहीं चाहता था कि दूसरे सुने। सही। तो खान साहब ने लेकिन आपको पहले भी वार्न किया था कि देखिए पार्टी के मामलात पब्लिक में ना लेकर आए, दूसरों के खिलाफ बयानबाजी ना करें, तो अब आप वो रोक देंगे सब कुछ, क्योंकि गलतियां तो आपकी तरफ से भी हुई थी ना? फिर मेरा ख्याल है हुई थी, ये बात दुरुस्त है, लेकिन यही आप लोगों ने करवाई थी। जब मीडिया पे आ जाते हैं तो यही निकालने के चक्कर में सारे साथी लगे होते हैं कि कोई ना कोई बात निकलवा ही लें जो इख्तिलाफात की वजह बने। लेकिन अब आपने पक्का इरादा कर लिया, इसका मतलब मैं जिस हवाले से भी पूछूंगा आपके कि फला मेंबर के हवाले से आपका क्या ओपिनियन है, तो आप नहीं देंगे? मेरा ख्याल है नाम नहीं लूंगा मैं। अब खान से मैंने वादा किया है, और वर्कर भी अब मुझसे यही तवक्को रखेंगे कि खान की बात का मैं लिहाज रखूंगा। सही। और आपको इमरान खान साहब ने 22 अगस्त के जलसे की तमाम तर जिम्मेदारियां सौंप दी हैं? जी, खान साहब ने कहा है कि अब जलसा, और जलसे के साथ साथ मैंने खान साहब को जो कुसर पुसर हुई वो यही था, मैंने खान साहब को कहा कि मैं एहतजाज करना चाहता हूँ और मुझे इसकी जो है इजाजत दें। तो बहरहाल मैंने कहा स्ट्रेटेजी मेरी होगी, इसके लिए मोमेंटम बनाना वगैरह वगैरह। तो ये मैंने बात की। बाकी जो है एहतजाज में अगर कोई रियासत की हुकूमत की तरफ से कोई जुल्म जबर होता है या कोई इसको दूसरी शक्ल दी जाती है जिस तरह 9 मई के वाकयात हुए, तो मैं आज अल्लाह ऐलान कह चुका हूँ कि उसकी जिम्मेदारी मुझ पे होगी, क्योंकि मैं इस एहतजाज को लीड करूँगा। और 22 अगस्त का जो जलसा है वो जेल से निकल आने के बाद मेरी उम्र अली अमीन खान कपूर साहब से बात हुई CM KP, और चूंकि ये जिम्मेदारी पहले उनको दी गई थी तो लिहाजा हमने कोऑर्डिनेट किया, और उन्होंने मुझे कहा कि पंजाब, पिंडी, इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के अंदर अगर उस दिन कोई इंतजामिया की तरफ से कुछ होता है तो वो फिर जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई को, या KP से जो लोग आएंगे CM की सरबराही में उनको मैं रिसीव करूंगा। सही। लेकिन ये आपने आज मैंने सुना आपने जो बात की मीडिया से, आपने कहा कि अगर हमें रोका गया तब भी हम जो है जलसा करेंगे, एहतजाज करेंगे, और अगर अब कोई 9 मई जैसा वाकया होता है तो उसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर नहीं आएगी, मुझ पर आएगी, क्योंकि मैं ये सारी स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ। लेकिन अफजल साहब, इस वक्त जो हालात हैं आपकी पार्टी के लिए बड़े मुश्किल हो चुके हैं 9 मई के बाद, आप फिर ये इशारा दे रहे हैं कि दोबारा भी 9 मई हो सकता है क्या? नहीं, 9 मई तो तो कभी एनओसी के पीछे और इजाजतों के पीछे न जाऊं। अब अगर वो इजाजत नहीं देते हैं तो मैंने ये कहा है कि जलसा तब भी होगा
हर हालत में होगा। और हमें अगर वो कोई तशद्दुद करते हैं, मारदाड़ करते हैं, तो ये जो है मैं चूंकि एक जलसे में हूँ तो पीछे आपको शोर सुनाई दे रहा है। तो मैंने ये कहा कि जो भी जलसा होगा वो हम करेंगे हर हालत में। ये इजाजत के पीछे भागने वाले मैं नहीं हूँ। सही। अब मसला ये कि आपने तो इलेक्शन से पहले भी जलसे किए, एहतजाज किए, जब दूसरे रहनुमा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर पार्टी की तरफ से आप पे इल्जाम लगाए कि आप वो जलसे इसलिए कर सके क्योंकि आपको एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत थी, आपको कोई पकड़ता नहीं था। हम निकलते हैं तो हमें पकड़ लिया जाता है। और इस हवाले से इमरान खान से भी काफी दफा आपकी शिकायतें हुई कि इसका शायद कोई ताल्लुक है एस्टैब्लिशमेंट से, इसलिए खुला घूमता रहता है और ये जलसे भी कर लेता है। तो इस हवाले से अब वो जो मिसट्रस्ट था, क्या वो खत्म हो चुका है? कोई मिसट्रस्ट नहीं था, जरूरत थी, समझ गए। आज भी एस्टेब्लिशमेंट करा रही है जलसा 22 अगस्त का। तो जब मैं कह रहा हूँ कि हम करेंगे, इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा, और जितने जलसे हमने किए 80 के लगभग, उससे 44 पर्चे मुझ पे हुए, मुझे गिरफ्तार भी किया गया, पुलें तोड़ी गई, वर्करों को गोलियां मारी गई, हमारे वर्कर शहीद भी हुए। कहीं पर कोई 1% किसी ने रिलीफ दिया हो तो बता दें। नहीं, लेकिन अगर रिलीफ कोई नहीं मिला है तो लिहाजा ये जो है ना, अभी जो हम कर रहे हैं जलसा, और आइंदा जो एहतजाज करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। कौन हमारे साथ मतलब मरवा साहब, आप इमरान खान को तो कोई ऐसा शक नहीं है या किसी की बात पे यकीन तो नहीं कर लेंगे कि आप एस्टैब्लिशमेंट के प्लांटेड हैं? यार ये आप किस तरह सवाल कर रहे हैं? आप क्यों ये गलत बातें कर रहे हैं? मैं तो वो बातें कर रहा हूँ जो होंगे, और आपका चैनल प्लांटेड साहब, मैं वो बातें कर रहा हूँ जो आपकी पार्टी रहनुमा शेर मरवत साहब जो है फोन डिस्कनेक्ट करके चले गए हैं। उनको एतराज था हमारे सवाल पर, लेकिन सवाल बड़ा सादा सा था क्योंकि उनके अपने कुलीग, उनके पार्टी के रहनुमा उन पर इल्जाम लगाते रहे हैं कि वो जब जलसे कर रहे थे तो क्या उनको एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी। हमने सवाल सिर्फ ये किया था कि ये जो इल्जामात आपके ऊपर लगते रहे, इमरान खान तक ये बातें पहुंचाई हैं, तो वो जो बदएतमादी थी वो खत्म हो गई है या नहीं हुई? क्योंकि आज उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई थी, लेकिन इस सवाल से वो नाराज होकर फोन डिस्कनेक्ट करके चले गए हैं। उनसे हमने और भी बातें करनी थी क्योंकि 3 महीने बाद उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई थी। तो क्या इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज जो पहले देख रहे थे आज भी वही है जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद और दीगर जो इस वक्त सियासी मामला चल रहे हैं उसके बाद? लेकिन उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया, हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद मजीद बात करेंगे। इसके पास वेलकम बैक नाजरीन। आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा है कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद मैं डरा हुआ नहीं हूँ, घबराया हुआ नहीं हूँ। अगर मैं डरा हुआ होता तो मैं 9 मई के सानिया के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा नहीं करता। इसके अलावा उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पे भी तनकीद की और ये कहा है कि उन्होंने हमारी 3 विकटें मजीद गिरा दी है और ये सब कुछ एक्सटेंशन के लिए हो रहा है, 2/3 अक्सरियत के लिए हो रहा है। मजीद आज उन्होंने जो बातें की हैं उस पर हम तफसील जानेंगे, जिसके लिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अडियाला जेल में थे। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर डार, आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो जो आज गुफ्तगू की उस हवाले से भी तफसीलात बताइएगा और बॉडी लैंग्वेज क्या थी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं डरा हुआ या घबराया हुआ नहीं हूँ। जी शहजाद, गुज़श्ता समात पे इमरान खान ने जो हमारे साथ गुफ्तगू की थी उसमें उन्होंने कहा था कि जनरल फैज़ के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। जनरल फैज़ की जो गिरफ्तारी है ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। अगर फ़ौज एहतसाब करना चाहती है अपना इंटरनल एहतसाब तो ये अच्छी बात है, एहतसाब सबका होना चाहिए। लेकिन आज उनकी बातों से लग रहा था कि वो जनरल फैज़ को डिफेंड कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कहा जा रहा है कि जनरल फैज़ 9 मई के वाक़यात में उनका किरदार था, तो उन्होंने साजिश की है, लेकिन असल में साजिश जो है पीटीआई के खिलाफ हुई है। और साथ उन्होंने कहा कि अगर मैं डरा हुआ होता जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से या मैं खौफजदा होता तो मैं क्यों जुडिशल कमीशन का मुतालबा करता। मैंने जुडिशल कमीशन का मुतालबा इसलिए किया है ताकि जो 9 मई का मामला है इसके मुकम्मल तहकीकात हों और इसकी जितने भी शवाहिद है वो सामने लाए जाएं। जो खास तौर पर वो सीसीटीवी फुटेजेस का जिक्र करते हैं कि इनको सामने लाया जाए। उनका कहना था कि उनसे ये सवाल हुआ कि जो जेल में एक जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद जेल में एक आपकी मुबैना सहूलतकारी का नेटवर्क पकड़ा गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि जेल से अगर कोई चीज़ बाहर भेजनी हो या कोई डॉक्यूमेंट बाहर भेजना हो या कोई पैगाम बाहर भेजना हो
उसके लिए मुझे किसी जेल अफसर की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे किसी जेल अमले की ज़रूरत है, क्योंकि हर हफ्ते तकरीबन मेरी अपने वकला रहनुमाओं से मुलाकात होती है, पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात होती है। मैं उनके ज़रिए अपना पैगाम या जो भी मैसेज है वो मैं भिजवा सकता हूँ। इसके लिए मुझे जेल अफसर के किसी जेल अमले की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कहा कि जेल में जो है जैमर्स लगे हैं, ख़ास तौर पर उन्होंने अपने सेल का जिक्र किया कि मेरे सेल के इर्द गिर्द जैमर्स लगे हैं, मोबाइल जेल में काम नहीं कर रहा। तो ये जो कहा जा रहा है कि मेरी सहूलतकारी का कोई नेटवर्क पकड़ा गया है, ये किसी मजाक से कम नहीं है। सही। और शबीना ये भी बताइए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमारे साथ थे शेर फजल मर्वत साहब, फिर वो प्रोग्राम छोड़ के चले गए, उनको सवाल हमारा पसंद नहीं आया, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज गले लगाया इमरान खान ने मुझे, मैंने हाथ मिलाया, उन्होंने गले लगाया और सारे शिकवे शिकायत हमारे दूर हो गए और उनको अब जिम्मेदारी दी गई है। तो किस माहौल में उनसे मुलाकात हुई शेर अफजल मर्वत से? आप थे वहाँ पे मौजूद? अच्छा, शेर अफजल मरवत परसों भी आए थे और आज भी आए थे। परसों उनको मुलाकात नहीं करने दी गई, आज भी जो है करीबन 1-2 घंटे वो बाहर ही थे। और मुलाकात जब उनको पता चला मुझे मुलाकात नहीं करने दी जाएगी, वो वापस भी रवाना हुए। लेकिन वापस रवाना होने से पहले उन्होंने मेरे से खसूसी तौर पर बात की और मैंने कहा कि आप कोई पैगाम देना चाहते हैं। उन्होंने कहा मेरा एक बयान आप रिकॉर्ड करें और ये आप जरूर चलवाएं। उसमें उन्होंने पार्टी इख्तलाफात पर बात की कि मुझे इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है और मुझे पता है कि मेरी मुलाकातों में कौन रुकावट है। मैं खान से मिलना चाहता हूं और इमरान खान को सारी सूरत हाल बताना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जो मखसूस एक लॉबी है जो इमरान खान तक रसाई रखती है, वो मेरी मुलाकातों में रुकावट है। उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, अलबत्ता उन्होंने कहा कि जो हमाद अजहर बातें कर रहा है या जो शकील खान बातें कर रहा है, मैं इसकी तायीद करता हूं और ये मसाइल पार्टी में चल रहे हैं इस वक्त। उन्होंने बाकायदा तौर पर इन बातों की तायीद की। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जब हम अंदर कमरा अदालत में गए तो हमारे पीछे पीछे जो है शेर अब्दुल मरवत को भी इजाज़त मिल गई मुलाकात की। और जब वो कमरा अदालत में आए और इमरान खान से मिले, इमरान खान ने उनके साथ हाथ मिलाया और वो गले भी लगे एक दूसरे के। तो उसके बाद वो अपनी निशस्तों पर बैठकर आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन जब वो बाहर निकले तो हमने उनसे पूछा कि क्या मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी गिले शिकवे थे, जो भी शिकवे शिकायत थी, वो दूर हो गई हैं। और बैरिस्टर गौहर खान के सामने ही इमरान खान से मैंने बात की है और उन्होंने मुझे 22 अगस्त का जो जलसा है इस्लामाबाद में, इसकी जिम्मेदारी दी है और मैं अब पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दूंगा। स्पेशली उन्होंने कहा कि जो उमर अयूब और शिबली फराज है, मैं इनके खिलाफ बयान नहीं दूंगा। अगर इनके खिलाफ मैंने कोई बात की है, तलखी हुई है, तो उस पर मैं माजरत खा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शबीर कर रहे थे अडियाला जेल में आज क्या गुफ्तगू की इमरान खान ने, क्या माहौल था वहाँ पर। एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद एक और मौजूद पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। साबिक वजीर आजम और नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने कल पंजाब के अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने का ऐलान किया था। नवाज शरीफ ने कल वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा यह ऐलान किया था कि अगस्त और सितंबर में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले पंजाब के अवाम को बिजली के बिलों में फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ मिलेगा, जिसके लिए 45 अरब रुपए की रकम मुख्तलिफ शोबों से हासिल की जाएगी। मगर नवाज शरीफ के इस ऐलान पर जहां ऑपोजिशन जमातों ने तनकीद की है, वहीं हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी हुकूमत और बिलखसूस नवाज शरीफ से शिकायत कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस ऐलान से साबित हो गया कि नवाज शरीफ सिर्फ पंजाब के लीडर हैं। यह ऐलान सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए होना चाहिए था। इस ऐलान से छोटे सूबों में एहसास महरूमी में इजाफा होगा। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने इस बारे में क्या कहा, सुनिए। कल जो नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर आज़म पाकिस्तान को पूरे मुल्क के लिए करनी चाहिए थी। पंजाब के लिए सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है, रिलीफ दिया गया है। इससे हमारी महरूमियों के तासुर में और इजाफा हुआ है। गलत सीन था कल कि सिर्फ पंजाब के लिए 14 रुपए जो है वो कम कर दिए गए, नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए 14 रुपए कम, और हमारे हिसाब से 18 से 20 रुपए कम होने चाहिए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अनवांटेड थी, महरूमी लेकर आई है, सिंध में महरूमी लेकर आई है। अभी 2 महीने के लिए कल नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया मरियम बीबी के साथ बैठकर, अगर उन्होंने पंजाब के लिए 2 महीनों का उसमें 14 रुपए कम किए हैं तो ये 2 महीनों का मसला नहीं है। बुनियादी तौर पर
टैरिफ को रिवाइज होना चाहिए, ये रिलीफ पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। सिंध हुकूमत का 3 ट्रिलियन का 3000 अरब रुपए का बजट है। जब पंजाब में वो 14 रुपए चले सिंबॉलिक सही वो कर सकते हैं, तो सिंध में ये काम क्यों नहीं हो सकता? यहां पैसे कम क्यों नहीं हो सकते? सिंध हुकूमत को कम से कम पूरे साल के लिए 300-400 अरब रुपए तो निकालने चाहिए ना, जिसमें टैरिफ को ये रिवाइज करें। हाफिज नईम वफाकी हुकूमत के अलावा सिंध हुकूमत से भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो बिजली के बिलों में रिलीफ का ऐलान करें। इसके अलावा JUF के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने भी इस ऐलान पर नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये ऐलान खुशाइंद है, मगर सवाल ये है कि महंगाई तो पूरे मुल्क में है, फिर रिलीफ सिर्फ एक सूबे के लिए क्यों? लग रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ पंजाब है, क्या दीगर 3 सूबे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? साबित हो गया बड़े मियाँ पंजाब के लीडर हैं। होना तो ये चाहिए था कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ को चारों सूबों में रिलीफ देने का ऐलान करवाते। सवाल यह है कि पंजाब हुकूमत ने तो अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दे दिया है, उसका ऐलान कर दिया है, तो क्या दीगर सूबे भी अवाम को रिलीफ देने का कोई ऐलान करेंगे या नहीं? इस पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है मेयर कराची और सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने, और इसके करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले आपकी तरफ आता हूँ मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने देखा कि कल पंजाब हुकूमत ने फ़ी यूनिट 14 रुपये बिजली की कीमत में कमी की है, और इस हवाले से आज कुछ तनकीद भी हुई। कुछ रहनुमाओं की ये राय है कि अगर ये नवाज शरीफ ने ऐलान किया है तो बेहतर होता कि वफाक, जो कि उन्हीं की पार्टी की हुकूमत है जहाँ पर कि वो पूरे पाकिस्तान के लिए यकसां फैसला करते हैं। लेकिन फिर ये भी मुतालबात सामने आ रहे हैं कि अगर पंजाब ने किया है तो सिंध हुकूमत भी बिजली की कीमत कम करे, क्योंकि बिलावल साहब ने तो इलेक्शन से पहले कहा था कि 200 यूनिट तक हम फ्री बिजली देंगे। तो क्या पंजाब के बाद अब सिंध हुकूमत भी आवाम को रिलीफ देने के मूड में है? क्या ये करेगी सिंध हुकूमत? देखिए शहजाद, हर सियासी जमात, हर हुकूमत की प्रायोरिटी है कि वो आवाम को इस मुश्किल वक्त में रिलीफ दे, जैसे भी रिलीफ दी जा सकती है। लेकिन बदकिस्मती के साथ जब हम रिलीफ का सोचते हैं तो हम रिलीफ से ज़्यादा ऑप्टिक्स को मद्देनज़र रखते हैं। ये जो पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐलान हुआ है, इसमें 2 महीने की रिलीफ तो मिल जाएगी शहरियों को, पंजाब की आवाम को, लेकिन 2 महीने बाद क्या होगा? 60 दिन के बाद जब 61वां 62वां दिन आएगा तो उसके बाद वो वापस उन्हीं बिजली बिलों पे चले जाएंगे। तो हम ये समझते हैं, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि सरकार को वो फैसला करना चाहिए जो कि देरपा हो, जो सस्टेनेबल हो। जो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें देखी हैं, ब्रेकडाउन जो आ रहा था, एक प्रपोज़ल आया था वफाकी हुकूमत की जानिब से भी, गालिबन पंजाब हुकूमत कोई 45 अरब रुपए रिलीफ की मद में अगले 2 माह में खर्च करेगी। अगर सिंध हुकूमत भी ये फैसला करती है तो 10 अरब रुपए की इम्प्लिकेशन सिंध हुकूमत के ऊपर आती है, खैबर पख्तूनख्वा करती है तो 8 अरब उनके ऊपर आती है, और तकरीबन कोई 1 अरब के करीब बलूचिस्तान हुकूमत के ऊपर आती है। तकरीबन कोई 64 अरब रुपए का खर्चा है जो कि 2 माह की रिलीफ देगा, और 2 माह के बाद अवाम फिर उसी परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम IPPs के ऊपर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर काम करें तो एक 77 अरब रुपए की अगर हम खर्चा करते हैं तो तकरीबन कोई 2.5 से 2.25 रुपए पर यूनिट बिजली का परमानेंट रेट कम हो सकता है। यानी कि 2 महीने बाद भी आप शहरियों को रिलीफ देने में कामयाब हो पाएंगे। तो ये कोई आर्टिफिशियल या सुपरफिशियल अरेंजमेंट नहीं होगी, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर सस्टेन की जा सकेगी। बल्कि मैं तो इससे और आगे जाके कहना चाहूँगा, एक प्रपोजल है, अगर वफाकी हुकूमत मुनासिब समझती है कि अगर 64 अरब रुपए सूबाई हुकूमतें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, अगर उतना ही प्रोराटा वफाकी हुकूमत कंट्रीब्यूट करती है तो 128 अरब रुपए के अंदर एक तकरीबन कोई 4-4.25 अरब रुपए की सब्सिडी जो है परमानेंट बेसिस पे, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर हम अपने शहरियों को दे सकते हैं, जो बास्केट प्राइस गालिबन 44-45 रुपए की बनती है पर यूनिट की। तो मैं ये समझता हूं कि बेहतर ये होता कि बजाय इसके हम कोई शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट के ऊपर जाएं, आवाम को कोई शॉर्ट टर्म रिलीफ दें, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अगर हम रिलीफ दें तो ज़्यादा बेहतर होगी, और आवाम को लॉन्ग टर्म बेसिस पर ज़्यादा रिलीफ देने में वफाकी और सूबाई हुकूमत सब की सब अपना अपना किरदार अदा कर पाएंगी। हुकूमत है वो कह चुकी है कि हम IPP से रीनेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, टेक और पे को हम शायद टेक एंड पे तब्दील करें, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। तो क्योंकि ये अगस्त, सितंबर, जुलाई के महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे बिल ज़्यादा आता है गर्मियों की वजह से, तो अगर वक्ती रिलीफ दिया है और इन द मीन टाइम वफाकी हुकूमत कोई और निगोशिएशंस करके बेहतरी ले आती है, तो इसमें क्या बुराई होगी?
नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है शहजाद। जिस तरीके से भी आवाम को रिलीफ आप दे सकते हैं तो रिलीफ देने में फ़ायदा है, लेकिन मेरा पॉइंट ये, अगर 60 रोज़ बाद वो रिलीफ नहीं बन पाई तो आपने आवाम को एक लॉलीपॉप दी, आपने उनको एक आसरा दिया, और जब 60 रोज़ के बाद वो लॉलीपॉप आसरा ख़त्म हो जाएगा तो आवाम एक बार फिर मुश्किल में होगी। तो ये पैसा शुड नॉट गो डाउन द ड्रेन। ये मेरा आपका ज़ाती पैसा नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा है, और अगर इस पैसे को आप ज़्यादा दानिस्त में अप्लाई करेंगे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसकी छोटी सी आपको मैं मिसाल देता हूँ। यही नून लीग की हुकूमत थी, मियां साहब वजीर आजम थे, उस जमाने में हम ऑपोजिशन में थे, उन्होंने उस जमाने में टारगेट यही IPPs का करके जल्दी जल्दी फैसले किए, जिनको आज आप रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी इम्प्लीकेशन आज हमारे ऊपर आई हुई है। उस वक्त भी अगर आप 2015-16 के हमारे कमेंट्स उठा के देखें, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें, उस ज़माने में वफाकी हुकूमत ने एक शॉर्ट टर्म फैसला किया था और इम्पोर्टेड कोल पर, LNG के ऊपर ये तमाम चीज़ें कर रही थी, और हमारी यहाँ थर की बिजली अवेलेबल थी, कोल की, उसके ऊपर फोकस नहीं किया। आपका जो ठट्टा झिम्पीर का विंड कॉरिडोर था उसके ऊपर फोकस नहीं किया, जो कि आवाम को सस्ती बिजली दे सकता था। नतीजा ये हुआ कि आज 14-15 साल बाद आवाम उसी क्रॉस रोड पे है जहाँ पे उनको तकलीफ है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत का काम ये होता है, कोई शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं सोचे, लॉन्ग टर्म रिलीफ का सोचे, जिसको आप सस्टेन कर पाएं और आवाम को लंबे बुनियादों पर उनका भला कर पाएं। सही है। मुज़म्मिल हसन साहब, खैबर पख्तूनख्वा की क्या पोजीशन है? क्या आवाम को रिलीफ देने के लिए आप भी बिजली सस्ती करेंगे जैसे पंजाब ने किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान के वसाइल का 51% पंजाब को मिलता है। इस साल सिर्फ 3,800 अरब रुपए वफाक से मुंतकिल होंगे उनको, और पिछले साल से 1,000 अरब रुपए हैं, और ये 45 अरब रुपए अगर वो जो है अवाम के पैसे अवाम पे दे रहे हैं तो कोई बिग डील नहीं है, नंबर 1, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के वसाइल उनके पास आते हैं। दूसरा, अगर आप हिसाब लगाएं, ये 2 महीने जो मुर्तज़ा ने बात की है, मुर्तज़ा वहाब साहब ने, तो ये 375 रुपए फी कस फी महीना बनता है, और 2 महीने के बाद क्या होगा, ये वाली बात है। तो ये एक पैसा जो है हवा में उड़ाने वाली बात है, नंबर 2। नंबर 3, शहजाद साहब, सिंध हो या KP हो, ये दोनों तो अपनी बिजली सस्ती पैदा कर रहे हैं। KP की बिजली इस वक्त जो है 6 रुपए से 7 रुपए फी यूनिट, 5,500 यूनिट हम पैदा करते हैं, 5,500 मेगावाट पैदा करते हैं, जिसकी लागत है 6 से 7 रुपए। और इसी तरीके से जो हमारे सिंध के दोस्त हैं, ये भी जो है लोकल गैस और लोकल कोल से जो है इनकी जो बिजली की पैदावार है वो 20 से 30 रुपए के दरमियान है। असल तो ये आज जो गले का फंदा जो बिजली बनी है, ये पंजाब को पंजाब को बिजली देने के लिए जो गलत प्रोजेक्ट लगाए गए, जिसमें मुर्तज़ा साहब ने अभी नाम लिया RLNG, इम्पोर्टेड कोल की बिजली बनती है 75 रुपए फी यूनिट। फिर जो है आपकी RLNG की जो है बिजली है वो 32 से 35 रुपए की बनती है। तो ये जो है, ये पंजाब ने 10,000 मेगावाट लगाया, और सोने पे सुहागा ये देखें कि जो 5,000 मेगावाट जो बिजली इम्पोर्टेड कोल में वो 12% चली है पिछले साल, सिर्फ 12%। और जो RLNG जिसको कहते हैं दुनिया के सबसे सस्ते प्लांट से, पता नहीं कौन सी सस्ती बिजली है वो सिर्फ 50% चली है। तो ये तमाम की तमाम जो है, ये 10,000 मेगावाट जो है ये पंजाब को देने के लिए आज हम सारे उसका महंगा बिल भर रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब को पूरे पाकिस्तान के वसाइल मिल जाते हैं टैक्स के, उसके ऊपर वो 2 महीने के लिए ये एक ऐलान कर देते हैं और जो है समझ रहे हैं कि हमने बड़ा बेहतरीन काम किया। देखिए, हम 5,500 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, KP जो वफाक को जाती है। इसके अलावा आज की तारीख में KP जो नए प्रोजेक्ट्स भी बना रहा है पानी के, बिजली घर के, 263 मेगावाट अगले साल तक आ जाएगी, उसकी लागत जो है 8 रुपए फी यूनिट है। लेकिन मुज़म्मिल साहब, इसमें सूबाई तकसीम के हवाले से तो मैं बात नहीं करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर बिजली बनाता है तो हाइडल की रॉयल्टी भी मिलनी चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान को गैस की मिलनी चाहिए। 1 रुपए 10 पैसे 1 रुपए 10 पैसे रॉयल्टी मिलती है फी यूनिट। चले उस पर बहस हो सकती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपने या मुर्तज़ा वहाब साहब ने बात की कि इम्पोर्टेड फ्यूल पे हम बिजली बना रहे हैं, ये 2015 ऑनवर्ड्स जो प्रोजेक्ट लगे नून लीग के, वो तो खुद ही जब PDM हुकूमत में शहबाज शरीफ आए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बिजली बनानी चाहिए लेकिन इम्पोर्टेड फ्यूल पे नहीं, जो लोकल फ्यूल है उस पर हमें डिपेंड होना चाहिए। तो इसका मतलब उनकी खुद की जो पॉलिसी थी उस पर वो अपनी राय दे चुके हैं। लेकिन इस वक्त फिलहाल आवाम को जितना रिलीफ दिया जा सके उनको देना चाहिए। तो अगर जैसे मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की कॉस्ट 8 अरब रुपए आएगी कि इस गर्मियों के महीने में अगर सब्सिडी दी जाए उनको अपने ही बजट से एडजस्ट करके, तो ये बुरा सौदा क्यों होगा? नहीं, हमने तो 20 अरब रुपए जो है सोलर के लिए अलग कर दिए, और 14 अगस्त वाले दिन हमने 2 kV के 1,30,000 यूनिट जो हैं
हम जो है लोगों में बांट रहे हैं। हम पूरा साल लोग बिजली का फायदा उठाएं और फी फैमिली को 2 लाख रुपए का सोलर यूनिट दे रहे हैं और ये रिवॉल्विंग स्कीम होगी। फर्स्ट फेज में हम 1,30,000 लोगों को दे रहे हैं। केपी में इस वक्त जो मुतवसत जो फैमिलीज हैं वो 10 लाख फैमिलीज हैं। तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता करके हम उनके लोड को खत्म करेंगे। ये 2 महीने के बाद तीसरे महीने फिर वही मसला खड़ा है, तो इसमें रिलीफ कौन सा है? और दूसरी बात भाईजान ये भी तो देखें ना, अप्रैल मई जून जुलाई ये 3 जो है ना पीक बिजली के महीने के बिल होते हैं। अगस्त सितंबर तो वैसे ही ठंडा होता है और 375 रुपए से मुझे एक बात बता दें कि कितनी गुर्बत कम होगी, कितना रिलीफ कम होगा फी बंदे का। अच्छा। तो एक लॉन्ग टर्म दे ना, ये तो सिर्फ ऑप्टिक्स है और दूसरा पूरे पाकिस्तान के वसाइल उनके पास है। 3,800 अरब रुपए वफाक से बड़ा उनका बजट है। मुर्तज़ा साहब डबल उनका बजट है। आज जब मुस्तफ़ा कमाल जी मुर्तज़ा साहब मैं एक सवाल भी कर लूँ, साथ में जवाब दीजिएगा, क्योंकि आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि कल ये मुनासिब नहीं था कि पंजाब में आके इस तरह नवाज शरीफ ने ऐलान किया, वफाक में उनकी हुकूमत है, पूरे मुल्क के लिए इस तरह का ऐलान होना चाहिए था क्योंकि इससे सूबों में जो है महरूमी का एहसास मजीद बढ़ेगा। लेकिन फिर इस पर जवाब दिया मरीम नवाज साहबा ने, उनको एक्स पर उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा भाई ये पंजाब के अवाम का ही पैसा था, हम बजट से एडजस्ट करके उनको 45 अरब दे रहे हैं। तो इस पर जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने रिप्लाई किया है मरीम साहिबा को, उन्होंने कहा है कि हम सिंध हुकूमत का जो हुस्न अखलाक रहा है पिछले 15 साल से, उनसे अगर हमारी तवक्कुआत होती तो हम 2024 के इलेक्शन के बाद लाहौर आके आपकी हिमायत तो ना करते। यानी वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तो किसी काम की नहीं है इस हवाले से। तो क्या अब ये मुतालबा ठीक है कि वफाक ही करे क्योंकि सिंध हुकूमत को रिलीफ नहीं देने वाली आवाम को? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहले मैं सिर्फ शहजाद आपकी बात जो आपने मुजम्मिल साहब को कही उसको मैं रीइटरेट करना चाहूँगा कि देखें, सारे पाकिस्तान का मसला है, इसके अंदर कोई सूबाई कार्ड हमें नहीं खेलना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर चाहे सिंध की आवाम हो, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान की आवाम हो, जिस तरीके से भी उनको रिलीफ दी जा सके वो रिलीफ दी जाए। बाकी मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे इत्तेहादी नहीं है, हमारे ऑपोजिशन में, मैं उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो पॉजिटिव बात करेंगे। हम तो हमारी विंडिकेशन ये है कि हम लेट 90s से कहते हैं कि पाकिस्तान का गेम चेंजर हमारा जो एनर्जी बास्केट है वो आपका थर कोल है और आपका विंड कॉरिडोर है। और हमने हुकूमत में आने के बाद ये साबित किया कि थर के कोयले से बिजली पैदा की जा सकती है और ठट्टा झिम्पीर की हवा से आप बिजली पैदा कर सकते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल ग्रिड में तकरीबन कोई 5,000 मेगावाट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो बिजली कंट्रीब्यूट कर रही है, जिसकी कॉस्ट बहुत कम है। और यही चीज़ शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म 2022 में बने तो उन्होंने इस बात को रीइटरेट किया, हमारी पॉइंट ऑफ व्यू को कंफर्म किया कि हाँ, बेहतर यही है कि आप लोकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें और अपने फॉरेन एक्सचेंज को इस हवाले से मिसयूज़ या वेस्ट ना करें। बुनियादी चीज़ शहजाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें ऑप्टिक्स से बाहर निकलना होगा। इमरान खान साहब का दौर हो, अभी का दौर हो, हम सब के सब ये सोचते हैं कि सतही बात करके जान छुड़ा लो मसले की, लॉन्ग टर्म चीज़ क्या होगी। अगर 2014-15 में हमने लॉन्ग टर्म सोचा होता तो आज हम IPPs को रिविजिट करने का नहीं सोच रहे होते। मैं गुजारिश वफाकी हुकूमत को ये करना चाहूँगा, तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को ये करना चाहूँगा, आइए साथ बैठिए, कंसेंसस बिल्ड कीजिए और वो तरीके कार निकालें जिससे लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप बिजली के रेट को कम कर सकते हैं, ताकि ये जो रिलीफ है ये शॉर्ट टर्म ना हो, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर पाकिस्तान की आवाम को दी जा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुर्तज़ा वहाब साहब मुज़म्मिल असलम राय से हमें आगाह कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे इससे।